हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अब स्टार्ट करते हैं अपने रिज्यूम टॉपिक को। अब है हमारे पास यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का मतलब है, जैसे हमने पिछला जो अर्ली टॉपिक था, अर्ली वीडियो में क्या था, क्या लिमिटिंग फ्रिक्शन का। अब उसी बेसिस पे करा रहा हूँ। क्या बताया था, दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। अब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाता हूं, देन F इज इक्वल टू, मैं म्यू यूज किया, इसको म्यू बोलते हैं भाई, इनटू में R। अब म्यू का मतलब क्या है, म्यू का मतलब है यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये क्या है भाई, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अगर आपके पास वैल्यू निकालनी है कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, देन म्यू इज इक्वल टू, मैं R को नीचे लेके आता हूं, देन F बाई में R। अब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की एक डेफिनेशन भी बन गई, क्या कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज डिफाइंड एज इट इज द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। किसका है ये, लिमिटिंग फ्रिक्शन टू द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अब यहाँ पे भाई मेरे पास इसके अगर डायमेंशन फॉर्मूला या फिर आपके पास यूनिट पूछेगा तो यहाँ पे कोई यूनिट नहीं होती, नो यूनिट ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। क्यों, क्योंकि ये भी आपके पास फोर्स है और नॉर्मल रिएक्शन भी आपके पास क्या है, कोई फोर्स है। इस वजह से दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पे कोई भी यूनिट नहीं बचेंगी। अब अगर मैं वही चीज बताऊं, ये तो मेरे पास क्या था कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन लिमिटिंग में एट द वर्ज पॉइंट पे। अब अगर मैं कहूं कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इस पे ऊपर मतलब स्लाइड कर दिया, रोल कर दिया, अगर चलना स्टार्ट कर देगी तो मेरे पास क्या हो जाएगा, काइनेटिक। अब काइनेटिक फ्रिक्शन अगर मैं निकालूं, देन म्यू के इज इक्वल टू में एफ के अपॉन में आर। मेरे पास जो आया है फोर्स, जो मेरे पास काइनेटिक फ्रिक्शन टू द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इज इक्वल टू में द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। अब इस चीज का याद रखना कि जब मेरे पास स्लाइडिंग ओवर होता है, देन जो आपके पास म्यू के है इज ऑलवेज ग्रेटर देन म्यू। ठीक है, कि आपके पास जो काइनेटिक फ्रिक्शन रहेगा वो हमेशा इससे बड़ा रहेगा। अब अगर मैं इसके डिपेंडेंट की बात करूं, फर्स्ट अगर मैं इसके फैक्टर की बात करूं तो किस पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल, कि मटेरियल है किस चीज का। ठीक है भाई। दूसरा, सरफेस ऑफ द मटेरियल, कि सरफेस क्या है मटेरियल का, सरफेस। अब कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन क्या बना, दैट एफ के, जो आपके पास काइनेटिक फ्रिक्शन है टू द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। अब आपके पास हमें पता है दैट एफ के इज ऑलवेज लेस देन फोर्स होता है भाई। ठीक है, तो इसी हिसाब से मेरे पास क्या बन गया, दैट म्यू के इज लेस देन ऑलवेज म्यू। कि आपके पास जो म्यू के रहेगा, तो काइनेटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ काइनेटिक इज ऑलवेज लेस देन द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। क्लियर है। अब इसके डिपेंडेंट की बात करता हूं, तो फर्स्ट मेरे पास आता है कि नेचर ऑफ द मटेरियल, की जो मेरे पास कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन किस चीज पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ मटेरियल, की मटेरियल है किस चीज का। सेकंड अगर मैं बात करूं, क्या कि आपके पास सरफेस ऑफ द मटेरियल, क्या आपके पास ज्यादा स्मूथ सरफेस है या फिर सरफेस ऑफ मटेरियल। और थर्ड में आपके पास बात करूं, क्या कि टेम्परेचर भी डिपेंडेंट होता है भाई, कि टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। तो इसी वजह से ये आपके पास यहाँ पे इसके डिपेंडेंट हो गए ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। क्लियर है, ओके। अब नेक्स्ट टॉपिक आपके पास आता है उसी फ्रिक्शन की पोजीशन में। अगर मैं बताऊं कि आपके पास किस एंगल से कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे पास कैसे फ्रिक्शन अप्लाई कर सकता है, तो आपके पास आता है क्या, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन, आपके पास एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है, क्लियर है। अब यहां से एंगल ऑफ फ्रिक्शन निकालना है भाई। अब मैं आपके पास क्या बताता हूं कि हम क्या करते हैं, कोई एक बॉडी मान लेते हैं, सपोज ये कोई आपने ऑब्जेक्ट मानी, सपोज ये आपने कोई ऑब्जेक्ट मानी। अब इसका नॉर्मल रिएक्शन अगर फोर्स करता हूं तो देन आर हो जाएगा, डाउनवर्ड में इसको बैलेंस करता हूं तो आपके पास वेट जो कि क्या हो जाएगा, mg। अगर मान लिया अब आपके पास फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, कहने का मतलब ये आपके पास ये लगा दिया कोई भी फोर्स, जिसको मैं P नाम दे रहा हूं भाई। आपने जो भी अप्लाइड फोर्स किया है, P का मतलब है यहाँ पे जो भी आपने अप्लाइड फोर्स लगाया है, ठीक है, जिसकी वजह से मूवमेंट में आएगा। अब इसी पे अब फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, जो कि अपोजिट डायरेक्शन में होगा फ्रिक्शन फोर्स। क्लियर है। अब यहीं से कहने का मतलब, अगर मैं अब इस पॉइंट को क्या करूं भाई, अब इस पॉइंट को मान लेता हूं मैं कि ये R = mg में कर लेता हूं यहाँ पे ये पॉइंट। क्लियर है।
अब यहां से अगर मैं देखूं तो ये तो फ्रिक्शन फोर्स हो गया, ये आपने जो अप्लाइड फोर्स लिया। अब एंगल ऑफ फ्रिक्शन को कैसे डिफाइन करूंगा कि अब जो रिजल्टेंट बना है किस किस का, बिटवीन द फ्रिक्शन फोर्स एंड द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के बीच का जो रिजल्टेंट फोर्स है और उसके थ्रू जो एंगल बना है दैट इज नोन एज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब रिजल्टेंट निकालना है तो पैरेललोग्राम लॉ लगाना पड़ता है। पैरेललोग्राम लॉ लगाया भाई, ये आपके पास पैरेलल, जिसको मैं यहाँ पे नाम दे रहा हूँ क्या नाम दे दिया, इसको मैं नाम दे रहा हूँ O। अब ये आपके पास जो एंगल बना है, ये एंगल थीटा मान लेते हैं। दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन को डिफाइन करना है, देन एंगल ऑफ फ्रिक्शन में बी डिफाइंड एज इट इज द कॉन्टैक्ट सरफेस ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स एंड द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, दैट इज द टेंजेंट गिवन बाय द ऑब्जेक्ट इज नोन एज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्लियर है? अब यहां से अगर आपके पास इसकी वैल्यू निकालनी है, अगर वैल्यू निकालनी है तो टेंजेंट मेरे को निकालना है। तो अब मैं एक ट्रायंगल की बात करता हूं, ओ क्यू आर। इन ट्रायंगल ओ क्यू आर में अगर मैं बात करता हूं देन टेंजेंट थीटा अगर मैं निकालता हूं यहां से टेंजेंट थीटा, टेंजेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन आपके पास इस पोजीशन से लेता हूं तो परपेंडिकुलर आपके पास ये बनेगा, देन परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, दैट मींस OF अपॉन में OR। क्लियर है? या फिर दूसरी डायरेक्शन में अगर मैं बात करूं इसी के बराबर, अगर ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये ले लिया तो आपके पास टेंजेंट थीटा क्या बनेगा, तो आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर तो क्या रहेगा, यही रहेगा, बेस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर आपके पास आया दैट इज OF अपॉन में बेस की अगर मैं बात करूंगा दैट इज क्या हो F। अब मैं देख रहा हूं कि OR इज इक्वल टू में क्या हुआ F है। क्लियर है? अब यहां से अगर वैल्यू पुट करता हूं देन OF इज इक्वल टू में F अपॉन में वो क्या हुआ F इज इक्वल टू में R। क्लियर है? क्योंकि ये तो मेरे पास नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आ रहा है ना R, तो मेरे पास क्या बना दैट टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू में F बाई में R। ठीक है? तो ये जो टेंजेंट थीटा बना है, जो एंगल बना है दैट विल नोन एज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ये आपके पास जो बना है ये क्या बना है भाई, फ्रिक्शन का एंगल। अगर आपके पास इसी टर्म से कोई एंगल निकालना आ जाए देन थीटा इज इक्वल टू में टेंजेंट इनवर्स F बाई R। तो आप इस प्रकार से उसका क्या निकाल सकते हैं, कोई भी एंगल की आपके पास एंगल किस एंगल से वो स्लाइडिंग कर रहा है, किस एंगल से काइनेटिक मतलब मूवमेंट में आ रहा है, दैट इज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्लियर है? अब यही चीज से जब हमने ये एंगल निकाला, उसी टर्म से अगर मैं बात करता हूं लिमिटिंग फ्रिक्शन की, लिमिटिंग फ्रिक्शन हमने निकाला दैट म्यू इज इक्वल टू में F बाई R निकाला था, बट यहाँ पे F बाई R की वैल्यू क्या रख सकता हूं, म्यू। दिस इंप्लाइज म्यू इज इक्वल टू में टेंजेंट थीटा। तो आप इन दूसरी टर्म में ये लिख सकते हैं दैट कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन ऑफ एन एंगल गिवन बाय एन ऑब्जेक्ट इज आल्सो द टेंजेंट वैल्यू ऑफ द कॉन्टैक्ट सरफेस बिटवीन द ऑब्जेक्ट। और मेरे पास फ्रिक्शन फोर्स और आपके पास जो नॉर्मल रिएक्शन के बीच का जो एंगल है वो टेंजेंट थीटा के बराबर अगर रहेगा दैट इज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है भाई? अब आपके पास आता है एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज बोल दो या फिर मैं बोलूं एंगल ऑफ आपके पास क्या कि इंक्लिनेशन एंगल, इंक्लाइन एंगल, ये भी बोल सकता हूं। ठीक है? तो आपके पास क्या बन गया कि एंगल ऑफ रिपोज या फिर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अगर मैं बात करूं तो एंगल ऑफ रिपोज का मतलब क्या है भाई, इट इज द मिनिमम एंगल। ये वो मिनिमम एंगल है कब कि जब जो ऑब्जेक्ट आपके पास क्या होती है स्लाइडिंग ओवर ए सरफेस, जब आपके पास धीरे धीरे वो ऑब्जेक्ट क्या होता है स्लाइडिंग ओवर, मतलब काइनेटिक उसमें आ जाता है। कहने का मतलब अगर मैं बताऊं तो आपके पास क्या हो कि मान लीजिए कोई सरफेस है हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ में, और ये आपके पास कोई इंक्लाइंड सरफेस है। ठीक है? मान लिया सपोज करता हूं दैट विल बी एंगल बीटा, ये आपके पास कोई एंगल क्या मान लिया बीटा। अब यहां पे अगर कोई ऑब्जेक्ट लिया आपने जो कि कोई एक ब्लॉक मान लिया, अभी स्लाइडिंग ओवर हो रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ। कैसे हो रहा है भाई, डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ। तो फ्रिक्शन फोर्स जो लगेगा वो कहां लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, दैट विल बी द फ्रिक्शन फोर्स। अब आपके पास नॉर्मल रिएक्शन अगर मैं करता हूं देन R हो जाएगा, और वेट जो मेरे पास आएगा दैट विल बी द mg, क्योंकि R इज इक्वल टू तो mg करना ही है, तो वेट सस्टेन करेगा। अब अगर मैं इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में, अब मेरे पास जो इसका जो वेरियस कंपोनेंट डिपेंड करेंगे वो कौन सा है भाई, R और mg। अब मेरे पास इसको मैं क्या करता हूं, अब इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, अब इसको रिजोल्व करता हूं, रिजोल्व इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में इसको रिजोल्व करता हूं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स।
अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में जब रिजोल्व करता हूं तो आपके पास क्या करेगा कि मेरे को पता है जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रहेगा, दैट विल बी द परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो मेरे पास रहेगा वो हमेशा क्या हो जाएगा sin थीटा, और जो मेरे पास डाउनवर्ड डायरेक्शन रहेगा वो cos थीटा। कहने का मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन अगर मैं ये बात करूं, ठीक है, अब किसके अकॉर्डिंग में, ये आपके पास ये लग गया, ये जो एंगल है दैट विल एंगल अल्फा, और ये सॉरी बीटा भाई, ये एंगल जो इंक्लाइन प्लेन का एंगल है और जो ये एंगल लिया है जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजोल्व करेंगे, दोनों एंगल क्या रहने हैं, बराबर। अब यहां से अगर ये कंपोनेंट रिजोल्व करता हूं तो आपके पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में आया, दैट इज द mg cos बीटा, ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आया तो आपके पास क्या आ जाएगा, mg sin बीटा। क्लियर है। अब यहां से अगर मैं देखता हूं, अगर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जब मैंने रिजोल्व कर दिया, अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट रिजोल्व करने के साथ मैं क्या करता हूं, इक्वेशंस लिखता हूं। कैसे, अब मेरे को पता है कि भाई अगर मैं देखूं तो r इज इक्वल टू में mg है, ठीक है, बट मेरे पास अगर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मिलूंगा तो ये मेरे पास ये खत्म हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, r इज इक्वल टू mg cos बीटा, देन r इज इक्वल टू में आपके पास बचा mg cos बीटा, इक्वेशन नंबर 1। अब अगर मैं फोर्स की, जो फ्रिक्शन फोर्स की बात करूं, वो अपोजिट डायरेक्शन में जो इसको इक्विवेलेंट कर रहा है वो क्या है, mg sin बीटा, देन जो मेरे पास f बचा दैट इज mg sin बीटा, इक्वेशन नंबर 2। अब लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है, या फिर लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात करूं या काइनेटिक फ्रिक्शन की बात करूं, तो मेरे को पता है दैट म्यू इज इक्वल टू में f बाई r, यही होता है। अब यहां से मैं वैल्यू करूं, अब इसको क्या करूं, इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड कर देता हूं, ऑन डिवाइडिंग, जब डिवाइड करता हूं इक्वेशन सेकंड बाय फर्स्ट, अब इक्वेशन सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करता हूं, अब इक्वेशन सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड किया, देन f अपॉन में r इज इक्वल टू में आपके पास बचा mg sin बीटा अपॉन में mg cos बीटा। क्लियर है। बट f बाई आर तो मेरे पास क्या बनता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन, या फिर यहाँ पे आप काइनेटिक, क्योंकि मेरे पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, देन काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू इज इक्वल टू में आपके पास mg से mg कैंसिल आउट, sin बीटा अपॉन में cos बीटा, आपके पास क्या बन गया, टेंजेंट बीटा। ये आपके पास जो आया है टेंजेंट बीटा इज नोन एज द एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। क्लियर है। अब यहां से एक चीज और देख सकता हूं, क्या भाई, कि मैंने देखा, अब मैं जो, अगर मैं पहले बात को जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन हमने निकाला तो वहां पे क्या निकाला था, म्यू इज इक्वल टू में टेंजेंट थीटा निकाला था, ये निकाला था। अब यहां से देख रहा हूं म्यू इज इक्वल टू में म्यू, कहने का मतलब टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू में टेंजेंट बीटा के बराबर हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि थीटा इज इक्वल टू बीटा भी हो सकता है, अगर वहां पे आपके पास लिमिटिंग फ्रिक्शन आ जाए या फिर काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाए तो दोनों इक्वेशंस भी सेटिस्फाई कर सकता है। तो ये आपके पास आया एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। अगर समरी में आपको बताऊं तो सीधा सिंपल कुछ नहीं करना, एक इंक्लाइन प्लेन लिया हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ में, हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ में जब इंक्लाइन प्लेन आएगा तो ऑब्जेक्ट आपके पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगी, वहां से नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और जो उसका वेट इक्विवेलेंट करता है। अब मैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जब रिजॉल्व करता हूं तो फ्रिक्शन फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो ये मेरे पास कोई मैंने एंगल लिया यहाँ पे बीटा, जो मेरे पास क्या करती है इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दिया जो कि mg cos बीटा, और यहाँ पे आपके पास जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बचा वो क्या बच गया, mg sin बीटा। क्लियर है। अब यहाँ से f इज इक्वल टू में अगर इक्विवेलेंट करता हूँ तो ये बन गया, और r इज इक्वल टू में mg cos बीटा। अब मेरे को कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन तो पता ही है, mu इज इक्वल टू में f बाई r दोनों को डिवाइड कर दिया, तो जो आपके पास बचा दैट इज द एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। क्लियर है। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना है। थैंक यू।